शहर में कहीं भी आपको कोई गड्ढा मिल जाए, मेरी गारंटी इस बात की। नगर परिषद का पहला ऐसा वाक्य है कि कोई पार्टी अपना घोषणा पत्र लेकर के आई। अब जनता कैसे भरोसा कर लेगी? आपका चेयरमैन तो फिर गड़बड़ करके चला जाएगा, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का माहौल है। चाय पानी का कार्यक्रम, नुक्कड़ सभा का कार्यक्रम, टिकट मिलने का कोई पैमाना नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आपको ये साथ चुनाव की एक और तस्वीर स्पेशली बातचीत आपके साथ ले आया हूं उस नेता के साथ जो जोड़ तोड़ करने में राजनीति का माहिर है। मुकेश गौड़ युवा आयोग के चेयरमैन मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करने वाले हैं भिवानी में हाल क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं लड़खड़ाती हुई बहुत सारी कैंडिडेट नजर आ रही हैं और इनकी कैंडिडेट की सिचुएशन क्या है, क्या समझते हैं, हाल कहाँ दिख रहा है, अपना स्टैंड कहाँ है? देखिए, वैसे तो आप विनोद जी जिससे भी बात करेंगे उसको लगेगा कि मैं विजय श्री की ओर बढ़ रहा हूँ, परंतु आज के हालात, वातावरण और जो समीकरण हैं उनको देख करके निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीदवार है वो 60,000 से प्लस वोटों के ऊपर आज की डेट में खड़ी है। कैसे कह सकते हैं? सट्टा बाजार की बात करें, मीनू अग्रवाल को सबसे आगे ले जा रहा है, और दूसरे नेताओं की बात करें, आपके नेता तो कहीं आसपास हैं ही नहीं। आपने जिक्र किया सट्टा बाजार का। सट्टा बाजार एक व्यापार है जिसका आज तक ये नहीं पता लोगों को पिछले 100 साल से कि वो लगता कहाँ से है, चलता कहाँ से है। सेंसेक्स का, शेयर बाजार का, सबका, इन चीज़ों का सबको पता है कि इंडेक्स कहाँ से ये लगती हैं, परंतु सट्टा बाजार का आज तक किसी को पता नहीं लग पाया। ये 2 4 5 लोग होंगे, व्यापारी होंगे, पता नहीं कहाँ से इसको संचालित करते हैं, अपने हिसाब से लगाते हैं और उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। 5 पैसे में हमने इंदिरा गांधी को हारते हुए देखा है, तो ये तो 35-40 पैसे के भाव होंगे। तो आप देखना 22 तारीख को क्या रिजल्ट रहेगा। कहीं ना कहीं हो सकता है कि पोलराइजेशन या ऐसा कोई माहौल सेट करने के लिए कुछ लोग ऊपर नीचे कर देते हैं, सट्टा बाजार को भी घुमा देते हैं, हो सकता है? एक व्यापार है। मैंने बताया आपको, इंदिरा गांधी 5 पैसे के हिसाब से हार गई थी। बहुत से लोगों को हमने धराशायी होते हुए देखा है। क्रिकेट के मैचों में भी हमने ऐसा देखा। एक अंदाज़ा होता है, लोग अपने हिसाब से अंदाजे लगाते हैं, अपना व्यापार चलाते हैं और उसमें पैसा इन्वेस्ट करके डबल टिबल करने की कोशिश करते हैं। आप इस तरफ तो ध्यान ही ना लेके जाएं। लोगों का ध्यान केवल और केवल डेवलपमेंट पर रहना चाहिए कि इस पार्टी का क्या विजन है, वो क्या करने वाली है, पूर्व में उसने क्या किया, केवल और केवल इस तरफ ध्यान रहना चाहिए। वैसे भी मैं अपनी तौर पे बता दूं तो जो काम अवैध है, जिसे लीगल ही नहीं माना गया, उसको कैसे आज एक अच्छा लाइसेंस दे सकती है भिवानी की जनता? उस आधार पे तो मेरे हिसाब से हार जीत तय नहीं होती हुई दिखाई दे रही। मैं सबसे बड़ा कड़वा सवाल आपको लगेगा शायद, आम आदमी पार्टी के एक सदस्य है सुशील वर्मा, जिसने मुद्दा उठाया भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचार इतना जोरों पर भिवानी में कि इतने बड़े घोटाले, मेरे हिसाब से अमेरिका तक ये बात पहुंच गई होगी। एक इस तरीके से म्यूनसिपल कमेटी का भ्रष्टाचार करोड़ों में पहुंच गया। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के रोड शो होते हैं तो सैकड़ों लोग निकलते हैं, हजारों लोग निकलते हैं, उनके साथ टक्कर। और दूसरी तरफ आपके समाज से ही कैंडिडेट हैं, तो आप उनकी तरफ लुभ रहे हैं, उनका क्या माहौल दिख रहा है? टक्कर वो भी आपको दे। बड़ा अजीब सा सवाल आपका। पहले तो आपने कहा कि भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे, निश्चित तौर पर नगर परिषद में भ्रष्टाचार हुआ, हम भी स्वीकार करते हैं। और पहली देश की ऐसी पार्टी है जिससे संबंधित लोगों के नाम उसमें आए। अब इसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ, किसने कितना किया, ये तो कोर्ट तय करेगा, परंतु प्रथम दृष्टा जिनके नाम आए उन लोगों को अंदर करने का भी काम इसी मनोहर सरकार ने किया है। यानी कि हमारे शासनकाल में ही हमारे से जुड़े हुए नाम जो आए उनको भी हमने अंदर करने का काम किया, पहली बात। दूसरी, आपने कहा कि सुशील वर्मा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो विपक्ष की जब भूमिका होती तो निश्चित तौर पर व्यक्ति को आगे बढ़ चढ़ करके जो घोटाला जो हुआ उसको प्रस्तुत करने का, आगे बढ़ाने का काम करना होता है। और ये तो नगर परिषद का चुनाव सर पर था, तो इस नाते उन्होंने तो अपनी भूमिका को अच्छे से निभाना ही था। ये दूसरी बात है कि जनता को समझना चाहिए कि कौन किस प्रकार के सटंट और नाटकबाजी कर रहे हैं, तो वो लोगों ने देखा। क्योंकि अब जो उभर करके आई, आपने भी बताया कि आम आदमी पार्टी से, तो वो पार्टियों से संबंधित भी लोग थे। भ्रष्टाचार हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके ऊपर हमने गिरफ्तारियां की और बीजेपी की तरफ से चाहे वो जिलाध्यक्ष थे, ठाकुर विक्रम सिंह जी थे, शंकर धुपड़ जी थे, मीना परमार जी थी, वीरेंद्र कौशिक जी थे, हम सब लोग, हर्षवर्धन मान थे, वे हमारे जिला के दूसरे महामंत्री, जो भी, हम सब लोग वहाँ जा कर के, और संदीप सोराण जी थे, हम सब ने जाकर के और डीसी और एसपी से मुलाकात की और हमने कहा कि इसके अंदर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जब मामला आते ही इसको हाई लेवल से हमने इसकी जांच करवाई और लोगों को अंदर किया। आपने अंदर करवा दिया, लेकिन भिवानी की जनता क्या समझ पाएगी, उनको समझा पाएंगे? आपके द्वारा समर्थित, मैं बात करूंगा बीजेपी के द्वारा समर्थित चेयरमैन बैठा रहा,
काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जिस तरीके से बजट मिला भिवानी में जो विकास होना चाहिए था, लोग कहते कि कोई चंडीगढ़ बना देगा, कोई कुछ कर देगा, तो पिछले बजट में भी बन सकता था। अब जनता कैसे भरोसा कर लेगी? आपका चेयरमैन तो फिर गड़बड़ करके चला जाएगा, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का माहौल है। नहीं, अब आप अगर इसको इसी बात से लें तो अब जो भी चेयरमैन बनेगा उसके दिमाग में खोप रहेगा कि भ्रष्टाचार करने वाला कोई बचेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो मुख्य रूप से चंडीगढ़ के अंदर जो मुखिया बैठे हैं उसको हम भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल के नाम से जानते हैं, तो कोई गलती से भी अब भूल करेगा नहीं। जीतने का क्या कारण मानते हैं? आज के दिन सट्टा बाजार की बात की, आम आदमी पार्टी के माहौल की बात की पंजाब इलेक्शन के बाद, तो बीजेपी कैसे सोच सकती है कि आप लोग भी जीत जाए? आम आदमी की बात और पंजाब इलेक्शन की जो बात थी, आपका सवाल आपने समय में जवाब दे दिया। देखिए, आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार आने के बाद में जिस प्रकार के हालात वहाँ पर हुए हैं, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, 84 के बाद में पहली बार ऐसे, 84 में भी ऐसे हालात नहीं थे जो अब जाकर के पंजाब के अंदर हालात हुए हैं। आज पंजाब को जिस 3-4 महीने के कार्यकाल के अंदर भगवंत मान और केजरीवाल लेकर के गए, देश के लिए बहुत दुखदायी और कष्टकारक हैं। रही भ्रष्टाचार की बात, तो आम आदमी की तरफ से बहुत सी गिरफ्तारियां आपने देखा होगा, पिछली दिनों दिल्ली के अंदर भी उनके स्वास्थ्य मंत्री थे, उनको गिरफ्तार किया है। ईडी के भी कई छापे लगे हैं और भी मंत्रियों के नाम पहले भी आए हैं। केजरीवाल जितना दिल्ली का बजट नहीं उसके आसपास की उसका आधा तीसरे हिस्से की एडवर्टाइजमेंट करके पैसा बर्बाद कर रहा है। तो ये चीज़ें लोगों के समझ में आती हैं। पहले वाला चुनाव नहीं रहा कि आपने नारा दिया और काम चल गया। लोग अब देखते हैं, केजरीवाल ने दिल्ली में कहा था बिजली पानी मुफ्त दूंगा, आप पंजाब में कहा था कि मैं माताओं बहनों की 1000 रुपये पेंशन करूंगा, कहाँ है वो पेंशन, कहाँ है बिजली पानी मुफ्त? तो सब लोग नोटिस करते हैं। हमने जो कमिटमेंट किया लोगों से, कल हम घोषणा पत्र लेकर के आए। नगर परिषद का पहला ऐसा वाक्य है कि कोई पार्टी अपना घोषणा पत्र लेकर के आई। डेवलपमेंट की बात करें तो भिवानी शहर के अंदर आपको कोई भी कच्ची सड़क, अप्रूव्ड जो कॉलोनी है उसमें आपको मिलेगी नहीं। अनअप्रूव्ड कॉलोनियों में भी हमने डी प्लान के पैसे से पक्की करवाने का प्रयास किए हैं। सैकड़ों गलियों का हमने निर्माण किया। भिवानी को अगर आप देखेंगे, किसी भी रोड से आप रास्ते से आएंगे, 4 लाइन का एक रोड आपको अंदर एंट्री करने से पहले मिलेगा। LED लाइटें चमाती हुई आपका स्वागत करेंगी। अच्छे आदमकद जैसे भी जो चौक चौराहे थे उनका हमने नवनिर्माण भी किया है। नवनिर्माण के कार्य चल रहे हैं। यूनिवर्सिटी की स्थापना हमने यहाँ पर की है। हमने मेडिकल कॉलेज यहाँ पर बनवाया है। हमने 4 बाईपास का यहाँ पर निर्माण करवाया है। मिनी बाईपास एक शहर की बहुत बड़ी समस्या थी, उसका हमने निर्माण करवाया। बड़ चौक से लेकर के बस स्टैंड को जोड़ने वाले एक बड़े बाईपास को हमने सिमेंटेड रोड बना करके उसका काम हमने किया है। हमने एक बहुत ही शहर का सिटी स्टेशन, और वैसे तो पॉश एरिया और 13 और 23 सेक्टर के बीच से निकलने वाले रोड को अब अगर आप जाके देखेंगे तो चारों तरफ आपको हरियाली नज़र आएगी, पेड़ पौधे नज़र आएंगे, LED लाइट मिलेंगी, स्ट्रीट लाइट मिलेंगी, 4 लाइन का रोड मिलेगा। तो बहुत हमने काम करवाए। बिजली पानी को लेकर भी हमने। भाई साहब, आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी कुछ दिन पहले बनी है, भ्रष्टाचार इस तरीके से, लोग आपको वोट क्यों दे, ये सवाल था। 3 बार आपका विधायक बन चुका है यहाँ से बीजेपी का। जब सरकार नहीं हुआ करती तब भी आपका विधायक भिवानी चुन के भेजा करती। भिवानी के लोगों को क्या मिला? आप रोडों की बात कर रहे हैं कि रोडों से निकलो, चमचमाते हुए रोड दिखाई देंगे। जिन गलियों से आपको वोट चाहिए उन गलियों के हालातों की बात करूँ, सीवरेज के मैन होल के ढक्कन उखड़े पड़े रहते हैं। अगर बात करूँ, बारिश आ जाती है, 3-3 दिन लोगों के घरों से पानी नहीं निकलता। अगर आप लाइटों की बात करते हैं तो गलियों में निकलते हैं तो उन गलियों में लाइटें इस तरीके से फ्लैश करती हैं, पता नहीं, कुछ लाइटें तो आदम के ज़माने की हैं। ऐसे कोई फोटो खींच रहा है जैसे कोई खंबे पे चढ़ के। अंधेरा इतना है, हालात ऐसे हैं कि आवारा पशु रोजाना गाड़ियों से टकराते हैं। फिर आप कह रहे हैं कि बीजेपी विकास ही विकास कर। देखिए, आपके 4-5 सवाल इकट्ठा हैं। पहला सवाल बिजली पानी, और ये पहला सवाल आपका मैं सीवर लाइन के ऊपर बोल देता हूँ। भिवानी शहर जब अपने बढ़ने की तरफ अग्रसर था, भिवानी एक छोटे से कस्बे से भिवानी शहर की तरफ गया, तो उन दिनों चौधरी बंसीलाल जी सत्ता के अंदर यहाँ पर बैठे थे और वो मुखिया हमारे शहर के थे, प्रदेश के भी मुखिया थे। तो ये अनप्लान शहर है, कोई प्लानिंग करके इस शहर को बसाया नहीं गया। तो जो शहर अंदर जो शहर है वो कंजेस्टेड हो गया। उस समय मान लो एक घर के अंदर 2 व्यक्ति थे, 100 गज का उनका मकान था। आज वो 2 व्यक्ति बढ़ करके उनके 4 लड़के हुए, 4 के 2 हुए, तो वो 8 आदमी हो गए। 8 की फिर बहुएं हो गई, उनके बेटे हो गए। वो 100 गज का मकान सिकुड़ के 20-20 गज उनके हिस्से में आ गया, 25-25 गज। तो शहर की प्लानिंग जो हुई थी उस समय की आबादी के हिसाब से हुई थी। आज शहर के अंदर 1,47,000 तो मतदाता है। तो जो पहले की प्लानिंग थी वो सिविल लाइनें वैसी थी। बंसीलाल जी ने 50 साल 100 साल आगे की सोची नहीं। अब हमने 50 साल आगे की प्लानिंग की है, 70 साल आगे की प्लानिंग की है। 2041 का जो हमारा जो फॉर्मूला है उसके आधार पर हम काम कर रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों के ऊपर काम हो रहा है। आपने देखा होगा कि आप अगर मूलतः भिवानी से ही हैं तो
प्रभात हॉल के सामने एक पानी की बड़ी समस्या थी। मैडम किरण चौधरी खुद मंत्री थी, परंतु उसको सुलझा नहीं पाई। हमने उसको ठीक करने का काम किया। आप पुल के नीचे से निकलते हैं तो आपको गड्ढे वाला रोड ताउम्र मिला होगा, हमने उसका परमानेंट इलाज किया। अब भी उसके ऊपर सीमेंटेड रोड बना करके अब भी वहाँ पर काम चल रहा है, क्योंकि बारिश का मौसम आने वाला है। शहर में कहीं भी आपको कोई गड्ढा मिल जाए, मेरी गारंटी इस बात की, उसको 24 घंटे के अंदर हम दुरुस्त कराएंगे। दूसरी आपने बताई कि मैन होल की समस्या। मैन होल की समस्या क्या होती है? शहर के अंदर के जो रोड का निर्माण है वो 18 से 20 टन की कैपेसिटी के हिसाब से होता है, परंतु कई बार ट्रैफिक का अगर किसी के घर पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कोई काम चल रहा है, तो 40, 60, 70 टन के ट्रक आ गए अंदर। हालांकि हम कोशिश करते हैं कि ओवरलोड गाड़ियां ना चलें, परंतु फिर भी अगर कोई रात बेरात आ गया, देर रात कोई निकल गया, तो उसका अगर टायर जो 18 टन की कैपेसिटी का 8 टन की कैपेसिटी का ढक्कन था उसके ऊपर से निकलेगा तो निश्चित तौर के ऊपर टूटेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। उसका निर्माण कोई पार्टी पे काम तो होना चाहिए, वो कोई शिकायत दे तो जैसे ही उसकी शिकायत मिलती है, हमने पोर्टल बना रखे हैं। हमारे पार्षद भी, मान लो पार्षद किसी भी पार्टी से, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सामान्य व्यक्ति भी अगर उसकी कंप्लेन करता है तो अगले दिन हम उसको तुरंत प्रभाव से चेंज भी करवा देते हैं। आप जीतने का दावा कर रहे हैं, लेकिन टिकटार्थियों की बात करेंगे। शायद कड़वा सवाल है, बीजेपी को आज तक हजम नहीं हो रहा है ये सवाल, वो आज भी नाराज हैं। वो कैसे वोट आपको दिलवा देंगे? इतने सारे टिकटार्थी, धनखड़ साहब प्रोग्राम करते हैं, ऐसी भी बातें कि चाहे हमारे घर पीनी थी, टिकट किसी और को देनी थी तो चाहे का खर्चा ना करवाते, ऐसी बातें चल रही, तो वोट दिलवा देंगे आपको। अब जीतने की बात देखिए, कोई भी नेता आता है, कोई भी मेहमान जो आता है, तो अतिथि देवो पर भव की हमारी परंपरा रही है। हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। चाय पानी जिसकी जैसी कैपेसिटी होती है, राजनीतिक तौर पे हमसे वो लोगों को जोड़ करके करवाएं, या अपने ड्राइंग रूम में बैठा करके अपने नेता से दिल की बातचीत करनी चाहते हैं तो ड्राइंग रूम में बैठा करके उनको चाय पिला करके आप भेज सकते हैं। चाय पानी का कार्यक्रम, नुक्कड़ सभा का कार्यक्रम, टिकट मिलने का कोई पैमाना नहीं है। अगर ये पैमाना होता तो 2019 के चुनाव में मुझे निश्चित तौर पर तोशाम से टिकट मिलती, मैंने बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था, परंतु ये कोई पैमाना नहीं है। दूसरी बात, वो लोग काम नहीं कर रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस पॉलिटिक्स करती है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यहाँ पर मास की कोई महत्व नहीं कि हम मास के साथ जुड़ें, व्यक्ति के साथ जुड़ने का कोई महत्व नहीं। ठीक है, काम करते समय हमारे मित्रवत संबंध किसी एक व्यक्ति के साथ, एक नेता के साथ हो सकते हैं, परंतु इस कारण से आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ पर तो कार्यकर्ताओं के बीच से नेता बन करके आता है, और उसी को हम, मोदी जी सामान्य कार्यकर्ता से आए, मनोहर लाल जी सामान्य कार्यकर्ता से आए, ओम प्रकाश धनखड़ जी इसी अलवासिया स्कूल में पढ़ाते थे, यहीं कॉलेज की राजनीति करते थे, आज हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। रही जो लोग टिकट मांगते थे, आज आप देखेंगे कि चाहे वो विनोद चावला थे, चाहे वो वीरेंद्र कौशिक थे, चाहे वो प्रिया सिजा थी, चाहे हरदीप डुडेजा थे, जितने भी लोग थे, चाहे वो अरोड़ा जी थे, या जितने भी लोग, मीना परमार बहन जी थी, जितने भी लोगों को आपने देखा होगा, तमाम लोग आज की डेट में बीजेपी के लिए डोर डोर जा करके, एक एक घर जा करके वोट मांगने का काम कर रहे हैं, और नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से भी वोट की अपील कर रहे हैं, जी जान लगा करके। हमारे लिए बहुत बड़ा चुनाव है ये, हमारे लिए 2024 का सेमीफाइनल है। हम इसको जीत करके निश्चित तौर पर अपनी योग्यता दोबारा से साबित करें। सेमीफाइनल की बात कर रहे हैं, और सेमीफाइनल के सबसे बड़े खिलाड़ी, अगर ओपनर बैट्समैन की बात करूं, दोनों मैदान में नजर नहीं आ रहे। चाहे आपके सांसद साहब की बात कर लें, चाहे आपके एमएलए साहब की बात कर लें। और पीछे एक डायलॉग आया था, काफ़ी वायरल हुआ था, रामविलास शर्मा जी ने बोला था कि कांटा निकल गया हुड्डा साहब आपका, तो कांटा कहीं ना कहीं इस इलेक्शन में मुकेश गौड़ का जरूर निकल जाएगा, अगर हर्षवर्धन मान हारा तो भी और जीता तो भी, क्योंकि ठिकरा फूटना एमएलए साहब के सिर। नहीं, ऐसा नहीं है। सावन का महीना है तो निश्चित तौर पर सावन के अंदर आदमी जो हरिद्वार और वहाँ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं गए होंगे, परिवार की व्यवस्थाएं होंगी, व्यस्तताएं होंगी, कहीं व्यक्तिगत काम से गए होंगे। विधायक जी का और एमपी कहाँ है भाई साहब? शाम आने वाले दिनों में ज्योतिर्लिंग की जो है दर्शनों की वो चल रही है, तो एमपी साहब को और एमएलए साहब का दोनों का हमारे ऊपर विशेष आशीर्वाद है, और उन लोगों की टीम जो हमारे साथ लगी है, और वो भी जैसे ही समय लगेगा हमारे बीच आकर के, और उनके पास बहुत से काम रहते हैं, और अन्य प्रदेश के अन्य कोणों के अंदर उनकी ड्यूटी लगी है चुनाव में, वो आकर के बीजेपी की विजयश्री के लिए अपना योगदान देंगे। और अगर वो नहीं आए और बीजेपी हार जाती है तो किसके सिर ठिकरा फूटेगा? क्या लगता है, इतने साल का एक्सपीरियंस? नहीं, आपका सवाल का कोई जवाब ही नहीं, क्योंकि बीजेपी हारेगी ही नहीं। हाँ, तो इसका तो किसी को श्रेय तो मिल सकता है। जिस तरीके से अब पार्टियों से एक राज्यसभा की सीट के लिए देख सकते हैं कितने बड़े नेता हैं, कितने बड़े परिवार से हैं। कुलदीप बिश्नोई जी छोड़ चुके हैं, हटा दिया गया, निकाल दिया गया है।
इतनी बड़ी पार्टी है और वहाँ भी राजस्थान में भी निकाला गया है एक विधायक। ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ ये सामान्य अच्छा चुनाव है, वो तो बहुत बड़े चुनाव थे और यहाँ पर कोई किसी का विरोध आवाज़ कम से कम बीजेपी में तो नहीं है, क्योंकि बीजेपी एक परिवार है और बाकी पार्टियाँ गिरोह में बटी हुई हैं, समूह में बटी हुई हैं, अलग अलग टुकड़ों में बटी हुई हैं। हम एक परिवार के तौर पर काम कर रहे हैं और इसके अच्छे रिजल्ट आएंगे। निश्चित तौर पर भाजपा यहाँ पर जीतने वाली है। अच्छा, जुमला एक शब्द बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी के कुछ भाषणों के बाद आया। ये जुमला शब्द पहले मेरे हिसाब से ज्यादातर लोगों ने सुना ही नहीं होगा। अब घोषणा पत्र आपने फिर पेश कर दिया, 18 पॉइंट बनाए गए हैं उसमें। उन पॉइंटों पे क्या कहेंगे? विश्वास कैसे कर ले भिवानी की जनता? क्या सच में काम हो पाएंगे या खाली ये भी एक जुमला रहेगा? बाद में कोई नेता आके कह दिएगा ना हमने तो सिर्फ वोट लेने के लिए जुमला ही फेंका। मैं सोच रहा था कि आपने अब तक ये सवाल क्यों नहीं पूछा, क्योंकि पहली बार मैंने बल्कि जिक्र भी किया था कि हमने घोषणा पत्र पहली बार नगर परिषद में जारी किया है। तो आपका सवाल ये प्रथम दृष्टा होना चाहिए था। देखिए, हमारे ऊपर जनता विश्वास क्यों करे, बहुत अच्छा सवाल है। जनता को सुनना भी चाहिए क्यों विश्वास करें। हमने अब तक जितने भी घोषणा पत्र जारी किए, चाहे वो केंद्र का हो चाहे वो प्रदेश का हो, आप मैं 2 मिनट का टाइम लूँगा, ये मत सोचना कि मैं परिषद की बात है और केंद्र की बात करता हूँ। केंद्र में हमने ऐसे बड़े बड़े वायदे किए थे, 370 हो चाहे जितने भी, मैं नाम नहीं लूँगा, तो उन वायदों को हमने पूरा किया। प्रदेश के अंदर मनोहर जी ने और हमने जो बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र निकाला, उसमें पर्ची खर्ची और सारी बातें, समान विकास समान रोजगार हम सबका अधिकार की बात हो, अंत्योदय के विजन की बात हो। अंत्योदय केंद्र का भी था, प्रदेश का भी हमारा विजन था। कोविड के अंदर हमने 80 करोड़ लोगों को, परिवारों को, लोगों को नहीं, 80 करोड़ परिवारों को आज तक हम फ्री राशन देते आ रहे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनत, बड़े बड़े मुल्क जो है कि आर्थिक हालात खराब हो गए, बर्बादी के कगार पे खड़े हैं, परंतु ये देश की का सौभाग्य है कि आज की डेट में देश की बागडोर मोदी जी के हाथ में और प्रदेश की बागडोर मनोहर लाल खट्टर जी के योग्य हाथों में। तो जनता हमारे ऊपर इस बात को लेकर विश्वास करेगी कि हमने 2 घोषणा पत्र केंद्र और प्रदेश के जो पहले घोषित किए, उनके उन वादों को हमने पूरा किया। निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव में जो हमने कल घोषणा पत्र जारी किया, 18 नहीं, हम इसको 180 तक लेके जाएंगे। हमारे दिमाग में जैसे जैसे बातें आती जाएंगी वो सब काम हम पूरे करेंगे। आप इसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं और जनता भी इसके ऊपर हमारे ऊपर इसको लेकर विश्वास करेगी। भिवानी की राजनीति के लिए, हालांकि हरियाणा या हिंदुस्तान की बात करूं, हर जगह पेंच फंसता। अभी भी लोगों से बात करके आया हूं तो गोत्र और कहीं ना कहीं जाति पर वोट डालने की बात कर रहे थे। भिवानी में भी सबसे बड़ा पेंच फंसा हुआ है, कैसे सुलझा सकते हैं? और सबसे बड़ा ज़्यादा वोट बैंक माना जाता है ब्राह्मणों का, ब्राह्मण नेता हैं, बड़ा नाम है, कैसे उनको लुभा पाएंगे? क्योंकि अरविंद शर्मा का जो पेरावर की धरती पर जिस तरीके से एक काफ़ी वीडियो वायरल हुआ, उनके द्वारा आरोप लगाए गए खुद ब्राह्मण नेता के तौर पे। दूसरी तरफ बीजेपी ने अब कार्तिकेय शर्मा को जिता दिया, दूसरे ब्राह्मण चेहरे को खींचने की कोशिश की, कैसे रिझा पाएंगे? और जातिगत आपस माहौल ऐसा बन चुका है कि बीजेपी फंस चुकी है या क्या लग रहा है? देखिए, 2-3 बातें हैं। अरविंद शर्मा जी का एक अलग विषय है, वो प्राहुर की ज़मीन का है। मैं भी उस बात के समर्थन में हूँ कि प्राहुर की ज़मीन हमें मिलनी चाहिए और वो हमारी ज़मीन थी, हमें दी थी, तो हमें सरकार वो ज़मीन वापस दे। मैं इस बात में अरविंद जी का समर्थन करता हूँ। दूसरी बात, आप उनकी व्यक्तिगत करते हैं, तो हमने कार्तिकेय शर्मा को यहाँ पर मेंबर ऑफ राज्यसभा का सांसद बनाया है। तो ये दूसरे सवाल का जवाब है। तीसरा जो महत्वपूर्ण जवाब है, किसी एक बात को लेकर के ब्राह्मण क्यों नाराज हों? अगर मैं जातिगत बात करूं तो ये पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी की आइडियोलॉजी के ऊपर काम करने वाली पार्टी है। कोई एक विषय ब्राह्मण को इस बात से दूर नहीं कर सकता कि इस पार्टी का निर्माण पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर हुआ है। और आज तक भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी और सुषमा स्वराज जी के माध्यम से, अरुण जेटली के माध्यम से आज तक उसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। देश के अंदर हम नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा, जयप्रकाश नड्डा, इस 12 करोड़ की, वो भी उसी परिवार से, 12 करोड़ की विशाल दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का नेतृत्व आज अगर किसी के हाथ में है तो वो जयप्रकाश नड्डा जी के हाथ में है। दुनिया की, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कोई डिपार्टमेंट है तो वो NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, जो उसका नेतृत्व नितिन गडकरी करें। तो छोटी छोटी चीज़ों की बजाय, इसमें कोई तो राय नहीं कि वो हमारे स्वाभिमान की बात है, प्रहार की ज़मीन का मुद्दा, परंतु मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ करके हम समय रहते उसको सुलझा लेंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु कार्यकर्ता इस बात का भी ध्यान रखेगा, समाज के लोग इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि हमने इसका स्थापना की, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल जी ने इसी परिवार के थे, उन्होंने इसकी स्थापना की। और आज इस 12 करोड़ की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की बागडोर भी जयप्रकाश नड्डा के हाथ में है। तो अगर कोई चुनाव से इस चीज़ों का फर्क पड़ता है तो निश्चित तौर पर जयप्रकाश नड्डा की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी। तो परिवार के लोगों को इस बात का भी ध्यान करना चाहिए कि छोटी लड़ाई के चक्कर में बड़ी लड़ाई को भूलना नहीं चाहिए।
कल आपने देखा जिस तरीके से अब माहौल बन रहा है चुनाव का, आज स्पेशली बातचीत रही मुकेश गोरजी के साथ और बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन इस चुनाव से रिलेटेड बातचीत हमने करने की कोशिश की है। आने वाले वक्त में दूसरे बड़े नेताओं से चर्चा करेंगे कि भिवानी की राजनीति किस करवट जा रही है, फिलहाल भिवानी में माहौल क्या है। अभी तक जनता ने पत्ते खोलने शुरू नहीं किए हैं, जातीय वोट आपस में इधर उधर जा रहे हैं सिर्फ। उसके बाद क्या माहौल बनेगा, क्या 17 तारीख तक का माहौल बन पाएगा, क्या बीजेपी माहौल बना पाएगी, क्या बीजेपी जीत रही है, आपका क्या कहना है, क्या दावा है। आम जनता को हमेशा सलाम करता हूँ, भिवानी के लोग सबसे समझदार हैं, सबसे सही जगह अब की बार अंगूठा लगाएं ताकि सच में भिवानी का विकास, और कौन करेगा भिवानी का विकास वो भी कमेंट में लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, जय हिंद।